नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ ऐसी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले आज हम आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं। इस देश में अक्सर ये चर्चा होती है कि राजनीतिक एजेंडे से हटकर हमें बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर। और जब एक समेकित तरीके से सरकार इस पर कुछ दृष्टिकोण रखे और सरकार की प्राधिकृत एजेंसियां जब सक्रिय हों, तो फिर पॉलिटिकल वेंडाटा अर्थात राजनीतिक बदले की भावना से कोई कार्रवाई की जा रही है, कुछ ऐसे नैरेटिव्स बना दिए जाएं और उसके आधार पर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि सरकार सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। इस नैरेटिव से हो सकता है आप तारुफ रखें, आप सहमत भी हों, असहमत भी हों। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि सहमति और असहमति के आधार पर वो सब कुछ एक तथ्य के रूप में सामने आता है, जिसे हम देश की भावधारा कह सकते हैं, विचारधारा कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं। फिर हम एक बार याद दिलाएंगे, मुद्दे तीन होते हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये अक्सर विपक्ष, चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता पक्ष के अतिरिक्त कोई भी पार्टी हो और उससे जुड़े लोग, उनके समर्थक ये बात करते हैं कि इस देश में एजेंडा ये होना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हो रहा है, यूथ्स इतने बेकार क्यों हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। और अगर इस पर कोई एक कार्रवाई हो रही हो और उसके रूट को खत्म करने की, उस तक पहुंचने की एक कोशिश नजर आ रही हो, तो फिर विरोध क्यों? सवाल यही है और इस सवाल से आज हम खबर की शुरुआत करते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया, और साफ क्या किया वो आप बाद में जानेंगे, हम पहले यह बताएंगे कि इस समय पूरे देश में ईडी एक ऐसा हवा बनाया गया है जो प्रोपेगेंडा के तहत या नैरेटिव्स के तहत ऐसा माना जाता है कि किसी को परेशान करना हो तो ईडी सक्रिय कर दो। इसके पहलू एक हो सकते हैं, लेकिन क्या ईडी की सक्रियता और अगर परेशान करने का भी एक मादा हो, तो हम आपसे सवाल करते हैं, क्या भ्रष्टाचार के रूट कॉज पर पहुंचना गलत है? और अगर गलत है तो फिर फैसला आपका होगा, यह फैसला आप करेंगे। लेकिन इसको पॉलिटिकल वेंडाटा के दायरे में रख करके क्या आप इन बातों को यूं ही हवा में उड़ा दे सकते हैं? और अगर आप उड़ाते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 135 करोड़ की आवाम ये जानती है, ये समझती है कि कहां किस चीज का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, और दुरुपयोग का हवाला दे करके कौन अपनी कारस्तानी को बचा रहा है, जिस कारस्तानी को उसने दशकों तक अंजाम दिया। जी हां, हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई करती है, जिस भी कानूनी, और बहुत साधारण शब्दों में हम आपको ये पूरे टेक्निकल मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी कानूनी प्रावधान के तहत जो उसको ईडी एक्ट के तहत दिया गया है वो करती है तो जायज है। इसलिए अगर भारत के सभी राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में आज कांग्रेस के लोग सिर्फ इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईडी बिना मतलब के सक्रिय है, तो वो अब ये सुन लें कि ईडी की कार्रवाई कितनी जायज है, कितनी नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया। इस देश को पूरा भरोसा रहता है सुप्रीम कोर्ट पे, और 247 याचिकाएं, लगभग 250 के करीब इतनी याचिकाएं डाली गई, और उन याचिकाओं में चिदंबरम, पी चिदंबरम, पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और कई ऐसे नाम हैं, हम सबका नाम लेना भी नहीं चाहते, महबूबा मुफ्ती भी उसमें है। इन सब का एक अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से, आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी पर लगाम कसे। बड़ा सवाल है, फिर मैं कह रहा हूं सवाल बड़ा है, इस देश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसा जाना चाहिए या नहीं?
और अगर हां तो फिर ईडी की सक्रियता जरूरी है या नहीं। फिर आप पूछेंगे कि ईडी को पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत क्यों यूज किया जाए। तो सवाल यह है कि क्या नेशनल हेराल्ड का मामला किसी एक पार्टी या वर्तमान सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया गया था? शायद ये नहीं पता है लोगों को कि इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को उठाया था, ईडी ने संज्ञान में लिया। ईडी के पास जब यह मामला पहुंचा तो ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, और जितने भी मामले होते हैं ईडी इसी तरह से तहत कार्रवाई करती है। तो फिर ये आरोप क्यों, ये याचिकाएं क्यों? और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उसके तहत जो कुछ भी कहा गया है वो आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी गिरफ्तारी, वारंट, पूछताछ, इन सब को लेकर के जो कुछ भी कर रही है उसे जरूरी कार्रवाई के तहत देखा जाएगा। ईडी की तरफ से जो केस दर्ज हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब यह स्पष्ट हो जाइए कि ईडी के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। केस में फंसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका भी दे दिया है, जितने भी ईडी के मामले चल रहे हैं, और जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे वो सुन लें। कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। स्पष्ट तौर पर समझिए, कोर्ट ने कहा 2018 में कानून में संशोधन जो किए गए थे वो बिल्कुल सही हैं। ये संशोधित कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। ये स्पष्ट तौर पर हम बता रहे हैं। ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। ये वो इंटरनल कॉपी होती है जिसकी दरकार होती है। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का सिर्फ खुलासा करना है कि भैया इस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ इतना बताना जरूरी है। उसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान सबूत है, अर्थात जो आरोपी है उसके बयान पर वो अपने प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं। ये वो फैक्ट है। इतने सारे फैक्ट के संदर्भ में अब आप ये समझ रहे होंगे कि पीएमएलए किस तरीके से प्रभावी है। 2018 में जो संशोधन था और ये एक्ट, अर्थात ईडी पूरी तरह से ताकतवर है, और ईडी की ताकत जिस तरीके से पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ की पूरी प्रक्रिया चलती है तो सब कुछ कानून सम्मत है। और अगर इस कानून के तहत कोई कार्रवाई हो रही है, कोई सही है, तो फिर वो हाय तौबा क्यों मचाए, ये सवाल तो मौजू है। फिर मैं वही कहूंगा कि क्या इस देश में करप्शन के रूट कॉज पर अटैक करना जुर्म है? क्या इसको पॉलिटिकल वेंडाटा के एंगल से देखा जाना चाहिए, या वो समर्थक जो एक ही चश्मे से देखते हैं वो ये समझें, या तो वो जानते नहीं या समझना नहीं चाहते कि ईडी की कार्रवाई उसके अपने दायरे के तहत की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन सारे प्रश्नों के संदर्भ में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दीप्ति सिंह जुड़ रही हैं। दीप्ति जी, मैं आपसे पहला सवाल करूं, मैं अपने सहयोगी सोहन के साथ जुड़ना चाहूंगा। सोहन, पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत ईडी का प्रयोग और इस पर जो चर्चा चली है, जो नैरेटिव्स है, उस पर मैं इतनी देर तक बोलता रहा, लेकिन सच जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एक खबर के तौर पर आपने इसको किस तरीके से देखा? देखिए सर, क्या होता है कि एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरा, आपने देखा होगा कि आप जब कोई चूहा पिंजरे में फंसा रहता है तो वो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, तमाम हाथ पैर मारता है। और कौन लोग हैं जो याचिकाएं दायर कर रहे हैं, उन लोगों के आपने नाम लिए, कुछ नाम उसमें थे
आपने पी चिदम्बरम का नाम लिया, उनके बेटे ईडी की जांच के दायरे में आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अगर खबर के मायनों को आप देखें तो उन लोगों को एक बड़ा झटका है जिनके खिलाफ जांच चल रही है। नवाब मलिक हो गए, अनिल देशमुख हो गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राउत, लंबी फेहरिस्त है। मैं शाम तक नाम लेता रहूंगा, वो नाम खत्म नहीं होंगे। अब काम करने का तरीका ईडी का सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है, वो बचने की एक कोशिश होती है, क्योंकि ईडी जो पीएमएलए एक्ट के तहत में कार्रवाई कर रही है, पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई कर रही है, उसको संवैधानिक रूप से चुनौती देने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि जो ईडी कार्रवाई पीएमएलए के तहत कर रही है वो संवैधानिक नहीं है, सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं आती है। पुलिस के, अब आपको यहाँ पर पुलिस के काम करने के तरीके को और ईडी के काम करने के तरीके में अंतर को समझना होगा। पुलिस जब कोई भी कार्रवाई करती है तो वो सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत में मुकदमा दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं ईडी ईसीआईआर दर्ज करती है। और पुलिस के लिए क्या होता है कि अगर वो एफआईआर दर्ज कर रही है तो वो आरोपी जो कोई भी है उसे बताएगी कि एफआईआर में क्या क्या मेंशन किया गया है। जबकि ईसीआर जो रिपोर्ट होती है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को यह बताना जरूरी नहीं है कि ईसीआर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, वो ईडी की ताकत है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही तो नहीं कहेगा। अब इसके लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। 1956 में एक संस्था की जो है वो स्थापना की जाती है। 1957 में उसका नाम बदलकर परिवर्तन निदेशालय कर दिया जाता है। पहले वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के अंतर्गत आती थी और अब जो है ये वित्त मंत्रालय के राजस्व मामलों के अंतर्गत जो है ये पूरी संस्था आती है, उसी के तहत काम करती है। जो कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की, उस कोशिश के पीछे मकसद ये था कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सरकार के द्वारा उसका सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है, सरकार के द्वारा प्रभावित है। एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार ये सब करवा रही है और जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कुछ डाटा भी पेश करने की कोशिश की गई। उसमें यह कहा गया कि केसेस तो हजारों में दर्ज हुए हैं, जो कार्रवाई है वो केवल 23 के करीब में सजा हुई है, जबकि संपत्ति लाखों में अटैच हुई है। तो यहाँ पर जो फेर है वो बचने की कोशिश एक तरह से की गई है, जिसमें सफलता बिल्कुल भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर आप आगे देखें तो आने वाले दिनों में अब संजय राउत हो, नवाब मलिक हो, जो नाम मैंने पहले भी लिए थे, इन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली। सोहन ने अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सोहन, हम बातचीत करते रहेंगे। देखिए दीप्ति जी, अब आपसे सवाल, क्योंकि हमारे सहयोगी ने इस पूरे खबर के सारे एंगल्स को खोल दिया है, जिसमें पीएमएलए और उसके बाद सीआरपीसी का भी जिक्र आया, जबकि सीआरपीसी के तहत जो भी कार्रवाई होती है, पुलिस की कार्रवाई, उससे कुछ अलग अधिकार हैं, क्योंकि बताना जरूरी नहीं है कि आपको क्यों बुलाया गया पूछने के लिए। हमारे पास ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम पूछताछ करेंगे, इतना अधिकार है। और आज उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बरकरार रखा है। क्या कहना चाहेंगी जो हमारे सहयोगी ने अभी ये पूरे जानकारी के साथ इस पूरे तथ्य को रखा? बहुत अच्छे से सोहन ने बताया, बहुत सारी चीजें बेसिक्स भी क्लियर करे, स्टार्टिंग किस तरीके से कहां से ये ईडी की बात शुरू हुई थी। तो मैं इसको जी, भारत में बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं जिसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो किसी भी घर को चलाने के लिए जैसे पैसे की जरूरत रहती है, देश को चलाने के लिए पैसे यानी फाइनेंस, ये जो डिपार्टमेंट आता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया गया है, या इस तरीके से कहिए कि इनको इक्विप्ड किया गया है, और यही वजह है कि समय समय पे इसमें कुछ अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। 1956 में जब भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, तब देश को कृषि देश बना दिया गया था। जब पहला हमारा पंचवर्षीय योजना आया था तो भारत में सिर्फ और सिर्फ किसानों को और कृषि को ध्यान में दिया गया, रखा गया था। लेकिन सेकेंड टाइम जब पंचवर्षीय योजना बनाया जा रहा था, तब बैंकिंग रिफॉर्मेशन हुए थे। तब आपको ध्यान होगा कि वही 1956 वाज द टाइम व्हेन LIC गेट एस्टैब्लिश्ड, और बहुत सारे प्राइवेट और नॉन प्राइवेट बैंक्स भी, सरकारी बैंक्स भी खुले थे। और उस समय में भारत को तब पैसों की जरूरत थी, तो पैसों को किस तरीके से कहाँ से इकट्ठा किया जाए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक काम दिया गया, क्योंकि तभी भी भारत में कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो विदेशों से हुआ करते थे जी, तो उसको कैसे कहाँ से देखभाल किया जाएगा। तो विदेशी पैसों को, या वहां से आने वाले जो पैसे, या वहां से जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या कंपनियां हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा। तो तब फेरा बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था, आज भी चल रहा है। तो अब बाद में उसी फेरा के अंदर
अब देखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया, यानी कि फेमा आ गया। ये है सिविल मैटर्स। अब क्रिमिनल मैटर्स कैसे होगा, क्योंकि हम लोग क्राइम करते हैं, जब पैसा बाहर से आता है तो सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं होती, कुछ ऐसी भी गलतियां लोग कर जाते हैं जो क्राइम के अंदर आता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो आया, लेकिन इसके लिए बातें चलती रही, पर इसको ठीक से नहीं समझा जा रहा था कि किस तरीके से कंट्रोल कर सकते। तो डाउन द लाइन धीरे 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 इसके ऊपर बात चलती रही, एक्ट्स आते रहे, और लगा कि नहीं, इसको कंट्रोल पूरी तरह से नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर है। मिनिस्ट्री जब, जैसे आपने अभी बात की थी कि सरकार को कभी ना कभी इस सवालिया निशान से गुजरना ही पड़ेगा। जब आपकी सरकार है तो आप जो काम कर रहे हैं, अगली बार जो सरकार आएगी उसने उंगली उठाई और उसपे कई सवाल किए जाए। तो आपको ये पीएमएलए की बात कर रहे थे जो आप लोग, ये जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो होता है, ये होता है थोड़ा बहुत, इसके अंदर क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, क्रिमिनल पावर दिए गए हैं। जैसे सीआरपीसी के कुछ पावर्स यहाँ दे दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ट्रायल चल रहे हैं तो वो नॉन बेलेबल एक्ट के अंदर आएगा, वो 436A के अंदर आएगा, और उसको फिर कोई भी सवाल करने की कोई इजाजत नहीं है। और अगर उसको ईडी ने बुला लिया है तो उसको अंदर आके बैठकर अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ईडी यहाँ पे ये भी बाध्य नहीं है कि आपको उसको कारण बताएगा। आपने जैसे कहा कि इसके रिपोर्ट होते हैं, जो ईडी के, जैसे FIR होता है, ECIR होता है इनका, तो इन्फोर्समेंट का जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है वो भी साझा करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे पावर्स इनको दिए गए। रीजन इसके पीछे ये है कि इसमें छोटे मोटे पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। भारत से बाहर जब भी किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस हो या किसी भी लेवल पे पैसे आए और गए, तो वो दिखते जरूर है आपके अकाउंट में कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आने वाले, पर ये कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रुका रहता है, और वहां पे इसका पूरा जांच की जाती है कि ये पैसे कहाँ से और इसको भेजने वाला कौन है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होता आपके पैसे रोक दिए जाते हैं। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। आपको पता है कि आपके बेटे ने विदेश से पैसा भेजा है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में इतनी देर में हिट करेगा, लिख रहा है, मैसेज आ गया है कि पैसा आपके अंडर ड्यू प्रोसेस और क्लियरेंस में रुका हुआ है। बस वो आप समझिए कि ये पैसे वहीं रुके हुए होते हैं। यानी कि एक एक रुपया बाहर से भारत और भारत से बाहर जाने वाले पैसों पे ईडी की आंखें हैं। इसी वजह से इनके पास पूरी जानकारी होती है कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, और इसी वजह से इनको इतनी इजाजत दी गई है कि यू नीड नॉट टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द रिपोर्ट टू द अदर पार्टी और टू द एक्यूज्ड पर्सन। यू कैन कॉल, यू कैन समन, आप बातचीत करिए उनसे, सारे सवालों का जवाब आपको तसल्ली बख्श नहीं मिलता तो आप उनको जो सीआरपीसी का एक्ट है 436A के अंदर आप चाहें तो उसको अपने पास डिटेन कर लीजिए और नॉन अवेलेबल के अंदर कर लीजिए। आपको जितने लंबे सवाल जवाब करने हैं करिए, क्योंकि इससे देश के जो एक तरह से समझिए कि सिक्योरिटी का रीजन होता है। बाहर से पैसे आने वाले कई बार किसी और रीजन से इस्तेमाल किए जाते हैं भारत में। यही सबको ध्यान में रखकर आप देखिए ईडी के जो केसेस हैं 2 भागों में बांटे गए, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में आ गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर, और दूसरा आता है पीएमएलए जो हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। और इसमें पता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपने जिस तरीके से, गलत तरीके से, सही तरीके से पैसे कहीं से ले आए हैं तो आप उसको इतनी लेयरिंग कर देंगे कि तो ओरिजिनल उगाही कहाँ से की थी, कहाँ से आपका पैसा आया था, इस चीज को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड दी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको ही रोकने का जो एक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आता है। और इतनी सारी चीजें इस एक्ट के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। ये छोटे से 1 दिन के डिस्कशन या हाफ एन आवर के डिस्कशन में बहुत ज्यादा बिल्कुल दीप्ति जी, मैं यहाँ रोकूंगा मैं आपको, मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें आप बता रही हैं मैं आसान शब्दों में वो दर्शकों तक पहुंचाऊं। दीप्ति जी ने अभी ने बात कही, अगर आप एबी स्टार न्यूज के दर्शक हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ईडी तब सक्रिय होता है कि उसको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। विदेश से हमारे यहाँ या हमारे यहाँ से विदेश कोई भी पैसे का लेन देन अगर हम कर रहे हैं तो ईडी की उस पर नजर है। इसलिए ईडी को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ईडी आपसे पूछताछ कर सकती है। बहुत साधारण शब्दों में, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, 2 बातें इसमें आ जाती हैं, एक सिविल मैटर आता है, क्रिमिनल। क्रिमिनल क्यों आता है ये भी जानिए, और ये सब प्रावधानों में। इसलिए कृपा करके अब आसान शब्दों में इस बात को समझिए, क्योंकि देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो एक प्रोपेगेंडा चलता है, उसी नैरेटिव्स पर वो अपनी बात कहता है, समझता नहीं। तो क्रिमिनल का मामला इसलिए आता है क्योंकि कुछ अनाप शनाप अनर्गल पैसा गलत तरीके से, जिसमें आतंकी समूह होते हैं, कोई ऐसे कॉकस होते हैं, कोई विदेशों में रह रहे होते हैं, वो आपको किसी जरिए से वो पैसा भेजते हैं।
या आप भारत से कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके एवज में वो कुछ भेजते हैं, तो जो भेजने का जो सारा लेखा जोखा है, अगर आपके अकाउंट में कुछ आ रहा है, फर्जी अकाउंट हो, आपका अकाउंट हो, जैसा भी हो, वो करने वाले सब समझते हैं, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है। तो उसमें जो कुछ भी आएगा वो प्रमाणित होता है, वो ईडी की नजरों में होता है, क्योंकि ईडी का काम ही यही है, और उसके आधार पर वो किसी से पूछताछ करती है। तो उसके लिए कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है। वो जो रिपोर्ट मिल रही है, इसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की भूमिका होती है, उसके साथ मिलकर के काम करते हैं, और वो स्वतः एक्शन मोड में आ जाते हैं, उस पे पूछताछ करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? क्या करप्शन अगर होते रहना चाहिए, या अगर करप्शन के इस रूट कॉज पर कोई विजिलेंट है, चौकस है, और उसके तहत वो सक्रिय होकर के कार्रवाई कर रहा है, तो वो ऐसा करना चाहिए। ये अब आप निर्णय लीजिए। दीप्ति जी, मैंने आपके उन लीगल टर्म्स को बहुत साधारण शब्दों में दर्शकों को समझाने की कोशिश की। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जितने अधिकार जो कि ऑलरेडी ईडी को मिले हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कहीं से कटौती नहीं किए जाएंगे। वो क्या क्या अधिकार हैं, जरा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, कोई भी मैटर होता है, उस मैटर पे तुरंत निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता। उसको इन्वेस्टिगेशन के लेवल को कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल होता है, जहां इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन करना इनके जो ईडी के है सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस कहेंगे तो मैं वो बताऊंगी, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल आम आदमी के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रोविजन समझना। तो प्रोविजन के अंदर ये होता है कि सबसे पहले अगर आपके किसी भी ट्रांजेक्शन को शक की नजर से ईडी को लग रहा है कि कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ दिस डिपार्टमेंट, या आपके ये समझ लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेशन करना। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो मेरे लिए मेरा पावर है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो इसके लिए मैं आपको सूचना दूंगी। अगर ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, सिविल मैटर लग रहा है, सिविल नेचर का लग रहा है, तो मैं इसमें आपको सूचना दूंगी। एक नोटिस जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि दिस इज द डेट व्हेन इट्स बीन शेड्यूल्ड, और आपको उस दिन आपके जो भी लॉयर हैं या आपके पेपर्स हैं रिलेटेड टू दिस आप उसको लेकर आइए। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा हो गया समन करना। तो सम्मान करने का भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है ना कि आप किसी को सम्मान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दिस इज अगेन अ बिग पावर व्हिच हैज बीन गिवन टू ईडी, और ईडी अब उसको सम्मान करके बुला सकता है और अपनी पूछताछ कर सकता है। एंड दिस इज अ ग्रेट पावर। और इस पूछताछ के दौरान उसको कुछ क्रिमिनल प्रोविजंस या सीआरपीसी के कुछ एक्ट्स के अंदर डिटेन करने का भी पावर दिया गया है कि अगर उसको लगता है कि ये पर्सन अगर यहाँ से निकला और बाहर जाकर सबूतों को, क्योंकि हमने सवाल कर लिया है, तो हो सकता है कि इन सवालों के बाद वो इन चीजों को, सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा, तो उसको उसी वक्त डिटेन भी कर सकता है। दिस इज द पावर, अगेन अ बिग पावर, कि डिटेन कर सकते हैं अंडर सीआरपीसी 438A के अंदर, और उसको कहेंगे कि आप बाहर यहाँ से नहीं जा सकते until we are not getting satisfactory answer from you, and due to that वो फिर उसके बाद अपने कोर्ट के अंदर जाकर इसके लिए एक उनके लिए डिमांड करेंगे कि इनको हम लोग अपने पास रखेंगे और इनको 2 दिन या 3 दिन की हमें जरूरत पड़ेगी, और कोर्ट इसको ऑर्डर कर देती है कि ठीक है, यू कैन रिटेन दिस पर्सन। तो वो लोग अपने पास इसको डिटेन करके और लगातार सवाल जवाब करते हैं। और जब ईडी के सवाल जवाब होते हैं तो घंटों का पता नहीं चलता, 18 घंटा 20 घंटा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इन्हीं के समय इनको समराइज भी करना होता है कि जो भी केस इनको मिला है इस इन्वेस्टिगेशन के। तो दिस इज हाउ द पावर हैज बीन गिवन टू देम, और इस तरीके से अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद एक अपना फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। और उस रिपोर्ट के जरिए इसके अगला चरण आता है, इनको लगता है कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके की किसी भी मनी को एक्सचेंज करने का, या फिर पैसे को लॉन्ड्री करने का, काले पैसे को सफेद करने का, ये सारे अगर वो साबित हो जाता है तो उस लेवल तक ये जा सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उनके बैंक के लॉकर्स, उनके बैंक के अकाउंट सीज किए जा सकते हैं। तो सीजर्स के भी पावर है इनको, और इनको पर्सन को सारी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के पावर्स हैं। तो हमने पीछे से भी देखा था, जो फ्यूजिटिव है हमारे विजय माल्या या नीरव मोदी, इनके प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अटैच कर ली गई है, और उसके पैसे की वसूली भी कर सकते हैं जितने का लगता है कि भारत की सरकार को इन्होंने चूना लगाया है, या बैंक के लोन इन्होंने क्लियर नहीं किया। दीज आर दी पावर्स, बेसिक पावर आप इतना ही समझिए। उसके बाद क्या बचता है,
अगर मैंने आपको सम्मन कर लिया, बुला लिया, उसके बाद आपसे पूछताछ करने के लिए अपने पास कई दिनों तक रोक कर रख लिया, और देन उस समय अब मुझे शक है तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर अटैच भी करवा सकते हैं, मतलब ये लोग करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव पावर। इट्स अ बिग पावर, बहुत बड़ा पावर। और इसके बाद अगर इकोनॉमिक ऑफेंस इनका कहीं से लगता है कि साबित हो गया, मान लीजिए अटैचमेंट भी हो गया या नहीं हुआ और साबित हो गया, इन्होंने कोर्ट में कर दिया, तो इसके बाद इनको जेल भी हो सकती है, इस गिरफ्तारी होगी जी इसके बाद गिरफ्तारी होगी, जेल होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के सारे इनको पावर दिए गए हैं। मैं अब आपको यहाँ रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, इतने बात दर्शक समझ लें। अब आप ये समझ सकते होंगे कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संज्ञान ले लिया क्योंकि जानकारी ईडी के पास सब कुछ है। माफ करिएगा, आप इसको अब समझ लीजिए, अगर आप कहीं पैसे का लेन देन कर रहे हैं खास करके विदेशों से, तो आप किस ऑफेंस के तहत या कितना कानून के आंख में धूल झोंक करके अनाप शनाप पैसा अपने पास मंगा रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं ये समझना होगा। और अगर निगाह वहां पर पहुंच गई तो ईडी आपको बोलेगी कि भैया ये मामला है, इसकी जानकारी आप दीजिए। यही होता है प्राथमिक पूछताछ, किसकी जानकारी दीजिए। फिर जैसा कि दीप्ति जी ने बताया, समन के बाद जब वो जरूरी पड़ा, जैसा कि उदाहरण दिया नीरव मोदी और इन सब का, इनके प्रॉपर्टीज अटैच किए जाएंगे। जब इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक अपराध के तहत आपने ऐसा अपराध किया है जिसमें गिरफ्तारी तय है, तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये सारे अधिकार ईडी के सुनिश्चित कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आसान शब्दों में अब हम आपको एक बड़े सवाल की तरफ ले जाएंगे जब हम अपने सहयोगी के पास जाएंगे, और उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हम बहुत साधारण शब्दों में इस पूरे टेक्निकल पहलू पर हम बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तक पॉलिटिकल वेंडाटा आप समझ लीजिए, जिसमें कहते हैं राजनीतिक बदले की भावना, बदला क्यों और कैसे लिया जाए ये भी हमें सोचना होगा, क्योंकि बदला तो तब लिया जाता है जब कोई बहुत मुश्किल में होता है। खैर उस पे अभी हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आपको ये जब बताएंगे कि पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत लोग ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अक्सर लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय की सक्रियता होती है, ईडी जांच पर पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि ईडी का काम ही है आपके ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं उस पर नजर रखना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर इसमें दुरुपयोग कैसा हुआ। दूसरी बात, आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि अब तक जितने भी पॉलिटिकल मामले हुए, चाहे चिदंबरम या उनके लड़के कार्ति से पूछताछ का मामला हो, या नवाब मलिक का मामला हो, या कश्मीर के किन्हीं नेताओं का मामला हो, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी का मामला हो, अगर ईडी आपसे सवाल कर रही है, माफ करिएगा फिर मैं कह रहा हूं, जैसा कि हमारे एडवोकेट ने कहा, आप विशेषज्ञ हैं कि ईडी आपसे सवाल कर सकती है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं, तो बस आप सवाल करने के लिए ईडी के दफ्तर में जाते हैं और पूरे देश को अपने सर पर उठा लिया जाता है। जो जानकार हैं, जो इस पूरे पहलू को समझते हैं, वो इस नाटक के मायने समझते हैं। हमारे सहयोगी सोहन, कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सोहन, इन चारों का जवाब दिया जो एक खबर के रूप में आपने उठाया था, क्या कहना चाहेंगे आप इसके कुछ और पहलुओं को लेकर के जो आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दीप्ति जी ने बहुत बारीकी से ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है उसके बारे में विश्लेषण से बताया, लेकिन जब इतनी बारीकी से चर्चा हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से की जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं दर्शकों के बारे में दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि मनी जो लॉन्ड्रिंग है वो किन फेजेस में की जाती है। तो आप दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो मुख्यतः 3 फेजेस में होती है। प्लेसमेंट हो गया, उसके अलावा लेयरिंग की जाती है उसके बाद, और फिर बाद में इंटीग्रेशन किया जाता है। यानी प्लेसमेंट में अगर आप देखिए कि कोई भी जो अवैध मनी है जिसे डर्टी मनी कहा जाता है उसे वैध वित्तीय प्रणाली में कैसे डालना है, वो हो गया प्लेसमेंट, मतलब कि आपका काला धन है उसको आपने वैध वित्तीय प्रणाली में डाल दिया। उसके बाद आता है लेयरिंग, यानी कि जो आपने वैध वित्तीय प्रणाली में तो डाल लिया, अब उसकी लेयरिंग कैसे करनी है, उसको वहां पर छुपाना कैसे है, तो वो आ गया लेयरिंग के दायरे में। और उसके बाद होता है इंटीग्रेशन, यानी कि जो
अब उसकी लेयरिंग आपने कर दी है, उसको सफेद आपने बना दिया है, तो उसको अब निकालना कैसे है, कितने खातों का इस्तेमाल करना है, तो वो फिर इंटीग्रेशन के दायरे में आता है। नीरव मोदी और विजय माल्या का जिक्र भी हुआ, तो उसके लिए जैसे PMLA के तहत कार्रवाई होती है, जैसे फेमा के तहत कार्रवाई होती है, तो उसके लिए भगोड़ा आपराधिक नियंत्रण अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत में ईडी कार्रवाई करती है। आपने जिक्र तमाम नेताओं का किया। अब इन नेताओं के लिए जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, मुश्किलें बढ़ने की सिर्फ एक वजह है कि इन्होंने कोशिश की, कोशिश को झटका लग गया, झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से इस बार। क्योंकि आप क्या होता है कि जब देश में ईडी कोई भी कार्रवाई करती है तो उसको लेकर के सवाल कई सारे उठते हैं, सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठते हैं। और आज की ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर ईडी दफ्तर लिखा गया है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा करने के पीछे मानसिकता क्या है, लोगों के बीच में किस तरह का संदेश देने की यही तो कोशिश नैरेटिव्स हैं, यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वही तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वेंडेटा। और सोहन, सबसे बहुत दुखद पहलू ये है कि एक तो ये होता है कि विरोध के लिए विरोध करना, और उस विरोध में कुछ लोग अपना हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हाँ, प्रजातंत्र में विरोध की बात करना जो है वो आप समझदार प्राणी हैं। खास करके हमारे पत्रकारों में, और कुछ नए पत्रकार खास करके ये मानते हैं, जबकि सच को वो जानते नहीं। बिल्कुल। किसी भी कानून के पहलू क्या हैं अगर उसको आप समझते नहीं, यही मैं इसी नैरेटिव्स की बात तो कर रहा हूं कि ये बना दिया गया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मतलब ईडी। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता, जैसे कि साउथ में इस तरह से आया, और जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी वहां पर इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने जांच की और जांच के जो भी पहलू है वो सामने आए। यही सारी बातें यहाँ भी हो रही, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। वही परसेप्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है ना कि अब आप के पास में अवैध संपत्ति है, आप फंस रहे हैं, अगर आप फंसेंगे तो आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। अब बच कैसे सकते हैं? ईडी आप पर कार्रवाई ना करे। अब ईडी कब कार्रवाई नहीं करेगी? जब एक्ट में बदलाव होगा। एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रहा है, तो फंसने की, मैं वही बोल रहा हूं कि आप पिंजरे में फंसे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। सोहन, एक अभी क्या एक वक्तव्य है, कमेंट कह लीजिए आप, उन्होंने एक बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि चिकन खुद फ्राई होने के लिए आ गया। अब इसके बारे में मैं क्या हूँ, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने किस नैरेटिव के साथ में कहा है वो जनता भी अच्छी तरीके से समझती है, आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अब देखिए, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप फंस रहे हैं, चाहे संजय राउत की बात कर लीजिए, पात्रा जो चौल का मामला है, कार्ति चिदम्बरम की बात कर लीजिए, उसके बाद बंगाल का ताजा उदाहरण है पार्थ चटर्जी का आप नाम ले लीजिए, उनके करीबी के घर से पैसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि ये पूरा पैसा पार्थ चटर्जी का है। तो अब आप फंसे हुए हैं, उसके बाद आप कानून में बदलाव के लिए जा रहे हैं कि हम बच सकें। तो अब जब उनके खिलाफ केसेस चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें भी निकलकर सामने आएंगी कि आप, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, ये कानून में बदलाव की कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये लोग फंसे हुए हैं। अब ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी सही तरीके से काम कर रही है। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि सीआरपीसी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि सीआरपीसी के तहत जो है ये बातें नहीं आती हैं, कानून के दायरे में ये चीजें नहीं हैं। तो ईडी ने साफ तौर पर, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी का जो अधिकारी है वो कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है जो पुलिस की धाराओं में काम करेगा, सीआरपीसी की धाराओं में काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब आप देखिए, लिस्ट बना लीजिए कितने नेता जेल के अंदर जाने वाले हैं, उस पर अभी हमारा जो है आगे जो है विश्लेषण होता हुआ जरूर। बिल्कुल, सोहन ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस टीम का कोई सदस्य नहीं है जब ईडी कोई अपनी कार्रवाई करता है। इसलिए ईडी के क्या काम करने के तौर तरीके हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज बाकायदा परिभाषित कर दिया, वैध कर दिया, तो कृपया जो हम आप इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, जो नारों के रूप में और बहुत बोलने के अंदाज में बोलते हैं, जो कहा जाता है तो उसके लिए कुछ किया जाता है और संस्थाओं को काम करने दिया जाता है। बड़े समझदार लोग दुनिया को नसीहत देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अगर उनकी कारस्तानी नहीं है तो फिर उनको पूछताछ से डर क्यों लग रहा है? सवाल यही है, और लाख टके के सवाल पर कोई न कह के सिर्फ धरने पर बैठ जाए, इस देश की रोजमर्रा की जीवन शैली पर ही कुठाराघात करने को उतारू हो जाए, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी का एक बड़ा नेता है, तो ये देश के लोग इस बारे में समझें, जानें और बताएं। लेकिन दीप्ति जी, सवाल तो ये है
कि इस लोकतंत्र में नैरेटिव्स पर और गलत अवधारणा पर एक ऐसा फैक्ट तैयार कर लिया जाता है जिस पर किसी संस्था के काम करने के तौर तरीकों को न जान करके सिर्फ ये कहा जाए कि वो तो, जैसे सीबीआई को तोता कहा गया, वैसे अब ईडी को भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार कहा जाने लगा। ये कहने वाले कहें, लोकतंत्र में कहना सब कुछ तब तक जायज है जब तक एक सीमा को पार न कर जाए, लेकिन क्या संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है उसके स्पष्ट हो जाने के बाद नैरेटिव्स पर जो लोग गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं उन्हें अपने अवधारणा को बदलने की जरूरत है या नहीं? दीप्ति जी। देखिए दिवाकर जी, समय अब जो हम लोगों का है ना, ये सोशल मीडिया है। ठीक है, अब सोशल मीडिया में क्या होता है, आपको अपनी अगर छवि सुधारनी है तो बनाकर वीडियो डाल के लोगों के दिमाग में इंजेक्ट करते हैं हम लोग, इसको एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन वी डू द एडवर्टीजमेंट ऑफ बैड और व्हाटएवर। तो इसमें कहाँ पे समस्या क्या आ रही है? अब जब आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं तो आपने पूरी जानकारी तो दी नहीं, आपने सिर्फ ये दिखा दिया कि ये देखिए बीजेपी या ये देखिए ईडी का कि आज ये किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, क्या ये ईडी बीजेपी ने बनाया है? ये ईडी का निर्माण जो है ये तो आजादी के तुरंत बाद, मैंने कहा आपको, सेकंड पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ही जब फाइनेंशियल रिफॉर्मेशन भारत में हो रहा था तभी बनाया गया था। तो ये क्यों आपको लगता है कि विपक्ष अपने बदला लेने की कार्रवाई पे ये काम कर रहा है? मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी छवि बल्कि इससे ज्यादा सुधरेगी। अगर आप शरीफ है, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने किसी भी तरीके का इस तरीके के जो भी ईडी आप पे आरोप लगा रहा है या ईडी आप पे जांच कर रहा है तो आप जांच होने दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन में आप रुकावट क्यों डाल रहे हैं? आपको अपने छत की दीवार से भागने की क्यों जरूरत है? आप उसको फेस करिए, सब कुछ सही है तो सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको रिजल्ट से डर लग रहा है तो आपने क्या किया, प्रोसेस में ही विरोध जो कहते हैं इसको भी, इसके भी कई एक्ट्स हैं कि अगर कोई सरकारी महकमा डिपार्टमेंट अपना काम करे और आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं और आप उसमें मीडिया ट्रायल शुरू कर देना, दिस इज नॉट राइट। आपको उसका काम ठीक से करने देना चाहिए। अब आप ईडी के ऊपर लग गए कि ये बीजेपी का एक डिपार्टमेंट है, बीजेपी मुख्यालय नहीं है, ये ईडी मुख्यालय हो गया। ये सब क्या, कांग्रेस का मुख्यालय क्यों नहीं बना दिया था या किसी और का भी मुख्यालय क्यों नहीं बना देते? मेरा तो एक ही सवाल है कि जो चीज आज नई डिपार्टमेंट बनाई नई के लिए, ये पुरानी है, इसके काम करने के हो सकते हैं तरीके अब थोड़े एक्सपर्टाइज हो गए हो या अब ये काम करने लग गई हो ये डिपार्टमेंट, या इसको इस तरीके से अब हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो बहुत, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिमाग ज्यादा चला रही है, तो उन्होंने सोचा होगा कि भारत में किस तरीके से फाइनेंशियल रिफॉर्मेशन अभी कर सकते हैं हम लोग, तो मे बी शी इज डूइंग एंड शी इज गिविंग सच ऑर्डर्स। तो मुझे ये नहीं लगता कि क्या जब इसके पहले की जो सरकार थी, किसी भी, मैं दल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उनके समय ईडी डिपार्टमेंट पहले से भी थी, तो इन्होंने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सिंपल बात, आप उनके लिए उनके ऊपर कर लेते हैं। अभी अब आपकी बारी आ गई है कि आपके ऊपर जांच चल रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जांच को रोकने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट करके लोगों के दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है और भारत की जनता को दो भागों में या कई भागों में बांटा जा रहा है कि बीजेपी का अपना सोच हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, पर मुझे लगता है जो डिपार्टमेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी एक एंटिटी है, वैसे भी एक एंटिटी है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो उनका रिपोर्ट सही आएगा आपके लिए, बात खत्म। और यही बात है कि अगर आप सही हैं तो पूछताछ से क्यों बच रहे हैं? दीप्ति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन अभी आप खबर पे बने रहिए। इस देश की विडंबना यही है क्योंकि हमने ईडी की वैधता और ईडी की कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उस पर बहुत ही सामान्य शब्दों में, वाक्यों में सब कुछ समझने और समझाने की कोशिश की है और दर्शकों के साथ एक बेहतर संवाद कायम करने की कोशिश की है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि जब भी ईडी के दफ्तर में कोई राजनीतिक दल का एक बड़ा नेता पूछताछ के लिए जाता है तो उस दफ्तर को ही घेर लिया जाता है। न सिर्फ दफ्तर को ही बल्कि पूरे देश के हर एक भाग में विरोध प्रदर्शन किया जाता है और विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए, वही नैरेटिव किस बेवजह जानबूझ करके विपक्ष को अर्थात किसी पार्टी के नेता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है, अगर हम एक दृष्टिकोण से बोलें तो उस दृष्टिकोण से हो सकता है आपको लगे कि ये एक पक्षी बात है, लेकिन क्या, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट ने बताया कि जब पूछताछ में आप सही होंगे, खरे होंगे, तो फिर डरने की बात क्यों? लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया में इतना दबाव बना देना कि पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ ही ना पाए, शायद ये देश
दबाव में नहीं आएगा, और जब देश दबाव में नहीं आएगा तो इस देश ने जिसको प्रतिनिधि बना के भेजा है उस प्रतिनिधि को इतना भरोसा है, क्योंकि वो हमेशा भरोसे की बात करता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ लोगों को विरोध करना है, वो करेंगे, उनकी नाराजगी है, और हर एक पार्टी या हर एक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए अगर उस देश के प्रधान को यह भरोसा है कि भ्रष्टाचार पर अटैक होना चाहिए, उसके लिए जो प्राधिकृत संस्थाएं हैं वो काम करें, तो वो किया जाएगा। दफ्तरों को घेर कर, रेलवे ट्रैक को रोककर अगर हम किसी प्रक्रिया को रोकने की रणनीति पर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस बात पर फिर विचार करना होगा, क्योंकि समय बदल चुका है और 8 साल के दौरान तो समय इतना बदला है कि कांग्रेस को अब एक पार्टी के रूप में उनके रणनीतिकारों को यह सोचना होगा कि मुद्दे क्या होने चाहिए। अनर्गल प्रलाप के जरिए आप किसी भी व्यवस्था में दुर्व्यवस्था की स्थिति पैदा करके आप अपनी उपादेयता और साथ ही साथ अपनी लोकप्रियता में जो बाट लगा रहे होते हैं उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। आज खबर यह है कि सोनिया गांधी एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंची, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ हुई और लगभग पूछताछ की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। उनसे जितनी भी बातें की गई, जितने भी सवाल किए गए, ईडी, फिर हम समझ लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, वो सवाल ईडी कर सकती है, उन सवालों का उनको जवाब देना था, और दफ्तर में जवाब देने के बाद वो वापस लौट गई, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन उसी प्रक्रिया की जब शुरुआत हुई तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मुंबई में प्रदर्शन, श्रीनगर में प्रदर्शन, बिहार में प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, साउथ इंडिया में प्रदर्शन, नॉर्थ ईस्ट में प्रदर्शन, हर जगह संगठन के जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्यों किया? क्योंकि ईडी बेवजह सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान कर रही है। देश इसके झांसे में आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर हम स्पष्ट कर दें, ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है, एवी स्टार न्यूज पर हमने कई बार बताया है, उसके सारे ग्राफिक्स बताए हैं, उसमें उस अखबार के उस पूरे संपत्ति पर किस तरीके से उसको अधिग्रहित किया गया, कानूनों और नियमों की अनदेखी करके, कंपनियों के जरिए कंपनियां बना करके, दुरुपयोग करके, अपने ही आपस में उस पैसे को बांट करके किस तरीके से सिर्फ अपने लिए 1 अरबों की संपत्ति को मात्र 90 करोड़ में उसका सब कुछ कर लिया गया। सिर्फ इसी की जानकारी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना है, और अगर इस जानकारी में सारी सच बात आ जाए वो उसके बाद फ्री हैं। लेकिन इसी जानकारी में इतनी बड़ी जद्दोजहद, तो फिर इस देश में वो लोग भी हैं जो ये सवाल करेंगे कि भैया इसमें इतनी परेशानी क्यों? बात इसका है, लेकिन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को रोकना और अपने नेता की चरण वंदना में पुलिस के सामने, तमाम सरकारी संस्थाओं के सामने, उनके व्यक्तियों के सामने, उनके प्राधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन करके अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश आज भी कांग्रेस की जारी रही। जब ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हुई, उस पूछताछ की पूरी प्रक्रिया आज की पूरी हुई। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो कुछ फैक्ट फाइल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखिए और समझिए किस तरीके से सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर के लिए निकली। उनके पीछे एक बड़ा काफिला, और बाकायदा वो ईडी के दफ्तर गई, वहां पर पूछताछ उनसे शुरू की गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में ये किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। शायद इन्हें नहीं मालूम है कि इनको इतना निर्देश मिला है, हालांकि संख्या में भी बहुत कम है, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराना और इस विरोध के जरिए अपने आप को पार्टी में एक नेता के तौर तरीके को प्रस्तुत करके स्थापित करना, ये भी एक जरूरत है, वो ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। श्रीनगर में भी ये प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया, ये भी आप देख रहे हैं। पूरे देश में एक संगठन के कार्यकर्ताओं को
उत्साह में लाने के लिए, उनमें एक नई जान फूंकने के लिए, क्या यही वो समय है? और ये विडंबना है कि इस देश में जब करप्शन पर अटैक किया जाता है तो उस देश के एक बड़ी पार्टी के नेता, और वहां पर जो ट्वीट किए जाते हैं, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर शब्द दिए जाते हैं, वो भी किसी एक राष्ट्रवादी कवि के, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का जिक्र किया जाता है। उस जिक्र में क्या समय आ गया है कि भ्रष्टाचार पर अटैक की बात एक, और उसके लिए राष्ट्रवादी कवि के शब्दों का इस्तेमाल। इस देश में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से ये आवाम देख रहा है, जिसे आपको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये पूछताछ जो कुछ भी हुई आप देख रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश हुई आज, और उनसे पूछताछ हुई। सवालों का एक सेट जो तैयार करता है वो उससे पूछताछ हुई। प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची थी क्योंकि उनकी तबीयत में कुछ खराबी है। उसके साथ वो एक एसोसिएट के तौर पर अपने परिवार के ही व्यक्ति को लेकर जाती हैं। पूछताछ का विरोध करने के लिए कांग्रेस का सड़क से संसद तक प्रदर्शन हुआ। ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाया, ये उसकी मुख्य बातें रही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र और ईडी पर हमला, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बात और एक ही वाक्य वो रटना, वो तोता रटंत की एक प्रक्रिया है। ईडी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये खड़गे ने कहा है, वरिष्ठ नेता हैं वो, खड़गे और बड़े नेता जो सब सिर्फ अपने नेता के चरण वंदना में या उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जो खड़गे को बयान दिया कि कांग्रेस को बदनाम करने की क्या जरूरत है, इसमें तो कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर बदनाम नहीं हो रही, इसमें सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड मामले में संबंधित हैं उनसे पूछताछ हो रही है। वो अपने सवाल जवाब जो हो रहे हैं उसका जवाब दे। लेकिन शायद यही वो विडंबना है जब ये पार्टी और उसके रणनीतिकार, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, जब ये जवाब देते ही नहीं और सिर्फ सवाल उठाते हैं। और वो सवाल इस देश की जनता पिछले 8 सालों से सुन रही है। कांग्रेस की स्थिति केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर जहां भी चुनाव होते हैं, यहां तक कि अब तो नगरपालिका के स्तर पर भी वहां पर क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मंथन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार नहीं कर सकते, क्योंकि सोनिया गांधी परिवार के अतिरिक्त कांग्रेस की और कोई सोच आगे बढ़ ही नहीं सकती। शायद ये ध्रुव सत्य है। तो इस पूरे प्रकरण में जो ये बात आई है कि सोनिया गांधी किस तरीके से आज ईडी दफ्तर पहुंची और उनसे पूछताछ हुई, पूरे देश में एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनों के जरिए आप समझिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और कितना दबाव बनाना चाहते हैं, शायद ये जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन उसको जाने बगैर वो ये नहीं समझते कि कार्रवाई की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। हमारे सहयोगी सोहन हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हुआ, सोहन, लगभग पूछताछ पूरी हो गई, जो जानकारी सूत्रों के द्वारा मिल रही है, ईडी की कार्रवाई पूरी हो गई है जहां तक पूछताछ की, फिर वही विरोध प्रदर्शन, नैरेटिव्स सेट हो चुके हैं जैसा कि आप कहेंगे। लेकिन आप सोचिए ये क्या असर इस पार्टी के भविष्य पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रदर्शन को नाम क्या दिया गया है? सत्याग्रह। एक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था और उस सत्याग्रह से इसकी कितनी समानता है वो तस्वीरें दिखा रही हैं। वो सत्याग्रह था जो अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए किया गया था, देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। और एक ये सत्याग्रह है जो गांधी परिवार के लिए किया जा रहा है। गांधी परिवार शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, कहेंगे 2-4 बड़ी बातें होंगी। सबसे पहली बात, ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। देश में महंगाई बहुत है, देश में भ्रष्टाचार बहुत है, देश में गरीबी बहुत है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर
ईडी की कार्यशैली को लेकर के आप सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने नाम सत्याग्रह दिया है, लेकिन यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देखते हुए सत्य के लिए आग्रह नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सत्य से बचने की कोशिश की जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी को काम तो करने दीजिए। अगर निर्दोष हैं, अगर कोई जुर्म नहीं किया है, अगर सब कुछ संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से किया गया है तो साफ हो जाएगा ना। प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? अगर इस तरह की बातें करो तो फिर बातें होती हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई बहुत है। तो जिस दिन सोनिया गांधी की पेशी हो रही है उसी वक्त आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ईडी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में ईडी दफ्तर क्यों लिख रहे हैं? तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाबों के बारे में लोग भी जानते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी पर असर क्या पड़ रहा है? आपने एक सवाल पूछा। कांग्रेस पार्टी पर असर सबसे बड़ा तो ये पड़ रहा है कि जनाधार पहले ही गंवा चुकी है। जिन नेताओं को पार्टी सर्वे सर्वा मानती है उनके खिलाफ जांच चल रही है। अब ऐसे में पार्टी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और उस भविष्य को दांव पर लगता देखकर प्रदर्शन की आग उबलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर वो प्रदर्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अक्सर जब आपसे मैं बातें करता हूं राजनीतिक पॉलिटिकल सिनारियो को लेकर के, तो हम एक बात पर अक्सर आते हैं कि जब पार्टी है तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और आगे अगर आज ये लोग हैं तो आगे कौन होगा उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा के साथ में काम करते हुए नजर आ रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बाद में आपको कोई ऐसा नजर आता है जिसको ये प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच भी सकते हैं? तो वहां पर अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी को अभी आप ये देखेंगे, उनके फैसलों को आप देखिए, ये पता नहीं होता है अगले पल में क्या होगा। लास्ट मोमेंट में डिसीजंस होते हैं, लेकिन क्या वो बात कांग्रेस में दिखती है? वही पुराने ढर्रे पर पार्टी चलती हुई नजर आ रही है, वही पुराने 2-3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और जब कोई नेता बदलाव की कोशिश करते हैं तो G23 बनकर के निकलता है, और बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो सोनिया गांधी फिर हड़काने वाले अंदाज में जरूर आती हैं। उन्हें पता है भले ही कि इसका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन नेता जो दूसरे नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस, एक कहते हैं ना कि पुरानी पार्टी है, हम इसके साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में चल करके चलना है। अगर पार्टी को कमजोर वक्त में नहीं छोड़ना है। बड़े बड़े नेता जिनकी तारीफ जो है हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन क्या उन नेताओं को उतना स्पेस मिल रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। बहुत अहम सवाल फिर हमारे सहयोगी ने उठाया है कि जब सारे ये मुद्दे हैं और मंथन क्यों नहीं? आत्म मंथन करिए कि दो नेताओं के इर्द गिर्द अगर पार्टी का पूरा संगठन सड़कों पर उतर जाए। उदाहरण दिया सोहन ने, अब एक बार फिर उन्होंने एक स्पेस दिया है इस खबर को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता, उसके पीछे पूरे संगठन की एक सोच होती है, एक भूमिका होती है। और समय ने इस बात की तस्दीक दी है कि सचमुच में वहां कोई एक व्यक्ति निर्णय लेना उसी के पर नहीं होता, उसी के बूते पर नहीं होता, क्योंकि संघ परिवार की अपनी एक भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी भी अपनी एक सोच चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच शायद 10 जनपद से आगे नहीं बढ़ पाती, और अगर बढ़ती है तो फिर ग्रुप 23 का निर्माण हो जाता है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने कहा। शायद इसका आत्म मंथन कर ही नहीं सकती। यही कांग्रेस पार्टी की वो सीमा है, और इसी सीमा के कारण आज कांग्रेस की एक स्थिति हुई है। इस पर एक बहुत अहम सवाल हम जरा अपने सहयोगी सपना को यहां पर बुलाएंगे और उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि वो सपना आप जल्दी आए, क्योंकि इस मुद्दे पर एक अहम बात जानी चाहिए कि इस देश में नैरेटिव्स जो बनाए जाते हैं, नैरेटिव्स या जो कोई एक भावधारा, एक कोई विषय तैयार कर दिया जाता है कि ऐसा है। आप एक उभरती हुई पत्रकार हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई संस्था हो, इस देश में करप्शन खत्म होना चाहिए एक बड़ा मुद्दा है, या ये मुद्दा कि इस देश में करप्शन खत्म करने के नाम पर कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये मुद्दा बहुत क्लियर सवाल है आपसे। सर देखिए कि मुझे लगता है कि करप्शन खत्म होना ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए, ना कि करप्शन के नाम पर इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है कि मतलब टारगेट हो रहे हैं, बार बार भाजपा सरकार को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बात किसी को टारगेट नहीं, देखो ये तो राजनीति में ये चलता है।
भारतीय जनता पार्टी हो, देखिए आप इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में हैं, एक खुले तौर पर हम बात कर रहे हैं, ये एक खुला संवाद है न्यूज रूम में। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस देश पर करप्शन पर हमला होना चाहिए या नहीं? सर जरूर होना चाहिए इस देश में करप्शन पर लेकिन हमला। क्या आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि उनको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, कभी सपना आपके मन में ये विचार आया कि जो एक वर्तमान सरकार की एक स्थिति है जिसमें इतने कंफर्टेबल मेजॉरिटी में लोकसभा और राज्यसभा में इस देश का प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे हैं उसके साथ जनमत इस तरह से है और उनके साथ सांसद इतने हैं और राज्यों में इतनी मजबूत है, वो कांग्रेस की उस नेता से या उस संगठन से कोई बदला क्यों लेना चाहेगी जिसमें उसके लिए अब इतना समय ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से अधिक महत्वपूर्ण विपक्षी उनके सामने है? देखिए ये सब सियासी पार्टियां होती हैं जिनका मकसद ही सिर्फ इतना होता है कीचड़ उछालना, क्योंकि राजनीति उसी पे चलती है। राजनीति का मकसद पहला यही होता है कि अपनी रोटियां सेकना और पर्सनल फायदा करना उनका मकसद होता है। कभी कभार ये लोगों का काम होता है सांप्रदायिक उन्माद क्रिएट करना ताकि इससे अपनी रोटियां सेकी जा सके, अशांति करना, जो मुद्दे हैं उनसे जनता को भटकाना। और जब बात आती है हेराल्ड नेशनल जो मामला जिसको लेकर कार्रवाई चल रही है, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरी कार्रवाई चल रही है, तो वहीं पर उन्हें क्या आपत्ति? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर कि अगर वो ठीक है, अगर आप दूध के धुले हुए हैं, अगर आप ठीक हैं, तो आपको इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, आप उसमें अपना समर्थन दीजिए और उनका सहयोग कीजिए, ना कि आप सड़क पे इस तरह से बैठकर, आपको शोभा भी नहीं देता। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आपको पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, आपको खींच कर ले जाया जा रहा है, वो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और जिस तरीके से जो परिवार है, परिवार में जब इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं हम, राजीव गांधी का समय था, तो वो समय भी देखा जाता है। और अब जब राहुल गांधी की बात आती है तो इस तरीके से ऐसी चीजें नहीं, हम सपना फिर व्यक्ति पर न जाएं। हम एक जो सवाल बहुत मौजू है वो ये है कि इस देश में करप्शन के खिलाफ सक्रियता होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अभी जैसा कि हम अपने आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं सोहन से भी बात हो रही थी, हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ी हुई थी, हम आपसे इसके किसी पहलू पर नहीं बात करते। हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक मामला सामने आता, आपने सुना होगा बहुत ध्यान से, जैसा कि अभी दीप्ति जी बोल रही थी कि ईडी इस तरीके से नजर रखती है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन होते हैं अगर वो अनर्गल तरीके से हो रहे हैं वो सवाल उठा देगी, और जब वो सवाल उठा देगी तो मान लीजिए, फर्ज करिए आप सपना है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, विदेश से कुछ पैसे आते हैं और आपके कमाने के तौर तरीकों से अतिरिक्त पैसा आ रहा है, उसकी नजर है, आपको बुलाया जाएगा कि सपना ये हमें लग रहा है, आप इसकी जानकारी दीजिए, तो क्या आप विरोध प्रदर्शन करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उनका सहयोग करूंगी और साथ ही साथ उन्हें जवाब दूंगी। अगर आप ठीक हैं, अगर आपकी कमाई काली नहीं है तो आप जवाब जरूर देंगे, अगर आपकी कमाई काली है, ब्लैक मनी है, तब आप बचेंगे। जब कहते हैं कि जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तब आप कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वो झूठ को लपेटकर किसी भी तरह से जनता के सामने अगर आपका झूठ आ गया तो आपका वोट बैंक खत्म हो सकता है। बस सपना, हम आपसे सिर्फ इतना जान रहे थे, हमारी सहयोगी एक उभरती युवा पत्रकार है, हमने उन तमाम सवाल उनके जहन में चलते होंगे और उन सवालों के संदर्भ में न भारतीय जनता पार्टी, न कोई सरकार, न कांग्रेस के नेता, सवाल यह है, मैंने एक बहुत ही साधारण सा सवाल किया कि आपके लेन देन पर अगर हमारी नजर पड़ गई, हम प्राधिकृत हैं कि हम आपके लेन देन पर नजर रखें, और हमने आपको बुलाया कि भाई हमें कुछ गलत लग रहा है, आप इसकी जानकारी दीजिए, तो क्या आप विरोध करेंगे? तो एक युवा पत्रकार ने भी कहा कि अगर हम सही हैं तो हम चौड़े से जाएंगे और हम उस सवाल का जवाब देंगे। बस यही इतनी बात है। अगर नेशनल हेराल्ड मामले में कहीं कोई खामी, कहीं कोई कील कांटा कमजोर नहीं किया गया था, उसको जानबूझ करके हिलाया नहीं गया था, तो फिर कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी या सोनिया गांधी को परेशान होने की क्या जरूरत है, यह मानते हुए कि हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडाटा अर्थात राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है काम। अगर ईडी के सवालों का जवाब हो, हर एक प्रक्रिया के बाद अगर ईडी की पूछताछ में सब कुछ गलत आएगा तो यही देश उन्हें सराखों पर बिठाएगा। लेकिन इन्हीं सवालों जवाबों में जब पूरे देश की कानून व्यवस्था के सामने सवाल पैदा कर दिया जाता है तो भैया सवाल तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में उठेंगे, और शायद कांग्रेस की यही मजबूरी है, यही वो समस्या है जिससे
उसे निपटना होगा। खैर, अब हम आपको उस तीसरी खबर पर लेकर चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील हैं। इस खबर को हम बहुत ही जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर तन से जुदा ये वो कानून और व्यवस्था और एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी बनाने की कोशिश की जा रही कि सरकार के मनमानी के चलते, एक वर्ग को नजरअंदाज करने के चलते, या एक वर्ग के अपने धार्मिक भावनाओं को इतना खुला छोड़ देने के चलते ये स्थितियां आई हैं। और सर तन से जुदा करने की बात अब एक किसी को धमकाने के लिए किया जाने लगा है। तो अभी आपने भोपाल में भी सुना होगा, एक 20 वर्षीय लड़के की किस तरीके से मौत हुई है या उसको मारा गया है। पिता उसके कुछ भी कहते हैं। आपने जयपुर में भी देखा, आपने उदयपुर में भी देखा, सब कुछ आपने देखा। और ढेर सारे इस तरह से खत मिल रहे हैं, खत के जरिए, ईमेल के जरिए या SMS के जरिए कई तरीके से कुछ धमकियां दी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जैन जो खादिम रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मामला उठाया था और उसके बाद सीधे सीधे विनीत जैन को थ्रेट मिला है और उनके घर पे एक चिट्ठी फेंकी गई जिसमें लिखा सर तन से जुदा, क्योंकि अल्लाह का यही फरमान है। उन्होंने पुलिस में सूचना दे दी है। आप स्क्रीन के जरिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि वो दिखा दें। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको पारिवारिक थ्रेट है और उनके जीवन को जो थ्रेट मिला हुआ है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उनकी जान को खतरा है। कुछ ऐसे ही खतरे की बात नुपुर शर्मा ने भी कही थी, क्योंकि सर तन से जुदा करने की धमकी उन्हें भी मिली है, क्योंकि उन्होंने कुछ डिबेट्स के दौरान ऐसे बातें कही थी जो इस्लाम को मानने वाले लोगों को नागवार गुजरा है। खैर, किसी के धर्म पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हालांकि उन टिप्पणियों के संदर्भ और प्रसंग कुछ और हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद सर तन से जुदा करने की हिम्मत और हिमाकत भारतीय लोकतंत्र में, जिस कानून रूल ऑफ लॉ को हम मानते हैं, और अभी हमने एवी स्टार न्यूज पर कुछ ही दिन पहले एक चर्चा के दौरान कि इस देश से कुछ लोग छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता क्यों ले रहे हैं, तो उसमें रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही। इस रूल ऑफ लॉ के इस कंट्री में 75 साल के इस अमृत महोत्सव में अगर सरतन से जुदा थ्रेट का एक बड़ा माध्यम बन जाए ये वाक्य, तो ये भी विडंबना है। और इसके लिए अगर सख्त कार्रवाई इस नैरेटिव्स और परसेप्शंस को बनाने वाले और इसको समाज में एस्टैब्लिश करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर सरकार या सरकार की एजेंसियां सख्त कार्रवाई करती हैं और उसे भी बदले की भावना माना जाएगा, तो फिर जितने देर से हम ये बात कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल वेंडेटा होगा। और इस तरह की कार्रवाई होने पर चाहे जितने भी परसेप्शंस बनाए जाएं, जितनी भी बातें कही जाएं, इस तरह से धमकी देने वालों को पुलिस को खोजना चाहिए, सख्ती दिखाना चाहिए। और विनीत जैन एक वकील ही नहीं, एक नागरिक के तौर पर जिस मुश्किल में इस थ्रेट के मिलने के बाद अपने और अपने परिवार को पा रहे हैं, उनको तमाम वो सहूलियत और वो सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए ताकि रूल ऑफ लॉ के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो। क्योंकि रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कई ऐसे नैरेटिव्स और परसेप्शन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसमें सिर्फ किसी सरकार या सरकार के किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ नफरत की एक भावना है, जिसमें प्रोपेगेंडा के आधार पर उसके कार्यों का अवमूल्यन करके सिर्फ अपने परसेप्शंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये देश देख रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति को जनता का इतना बड़ा समर्थन, जब भी प्रजातंत्र का वो पर्व आता है अर्थात वोट, तब उसको वो सब कुछ मिलता है जो जनता पर वो भरोसा करता है। इसलिए इस नैरेटिव्स पर अटैक किए जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सर तन से जुदा कर देने का बात अगर अब एक थ्रेट परसेप्शन में प्रभावी रूप से पूरे देश में एक बड़ा वाक्य बनने जा रहा है, तो रूल ऑफ लॉ के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हमको आपको तैयार रहना ही होगा। इस तीसरी खबर के बाद अब हम एक बार उस खबर की ओर चलते हैं जब
हम नाज करते हैं इस लोकतंत्र में, इस गणतंत्र में, क्योंकि हमें गर्व है कि हमें हमारा संविधान मिला हुआ है, हमारा तिरंगा झंडा हमें हमारे गौरव का एहसास कराता है, और राष्ट्रगान उस गौरव में चार चांद लगाता है जब हम गौरवान्वित होते हैं, रोमांचित होते हैं। इस तिरंगा यात्रा में हम इस अमृत महोत्सव के इस कालखंड में एक ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं जब 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाए, और शायद देशभक्ति के आगोश में हम सब आकंठ डूब जाएं। ये एक अभिलाषा है, मनोकांक्षा है हमारे राजनीतिज्ञों की, हमारे रणनीतिकारों की, नीति निर्धारकों की, और खुद हमारी अपनी, क्योंकि आजादी के इस अमृत महोत्सव में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर भी लोकतंत्र में सवाल उठते हैं, और उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस 135 करोड़ आवाम पर अगर 35 करोड़ से ज्यादा घरों में झंडे लगाने की बात आए, और सब झंडे के उस सामग्री को खरीदने की स्थिति में न हो, तो वो कैसे उपलब्ध कराया जाए कि हर घर पर वो झंडे लगाए जाएं। तो इसके लिए कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकारें भी इसके लिए भी एक संचित निधि का प्रयोग कर सकती हैं। उसका एक प्रयोग और प्रावधान किया जाना चाहिए, और अगर किया जाए तो वो सब कुछ एक देखरेख के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वो हर घर तक पहुंचे, ताकि झंडे के वो सारे सामग्री सब इकट्ठा कर सकें, और 13 से 15 अगस्त के बीच हर देश में अगर वो एरियल शॉट्स लिए जाएं तो पूरे भारत में तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखे। ये हमारा परसेप्शन हो सकता है, ये हमारी परिकल्पना हो सकती है, जिसको सोचकर भी हम आनंदित हो सकते हैं। लेकिन अब कानून मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए जो एक फंड होता है कंपनियों का, वो कंपनियां इस तरह के सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों के लिए खर्च कर सकती हैं। तो तिरंगा घर घर यात्रा, माफ करिएगा, हर घर तिरंगा भेजने का जो एक कार्यक्रम है, और ये जो अभियान है, इस तिरंगा अभियान को, हर घर तिरंगा अभियान के लिए पैसे का आवंटन हमारे जो भी कंपनियां हैं वो अपने उस फंड से कर सकती हैं, और उसके लिए जो भी सहूलियत उनको मिलेगी वो मिलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम से हमारे देश में एक बार फिर 13 से 15 अगस्त के बीच में एक गौरव के ऐसे पल आएंगे सोहन, जब लगेगा कि सचमुच इस तिरंगे के लिए जितने लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो उनके सपने अब साकार होने जा रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हर भारतवासी की चाहत होती है कि शान के साथ में हमारा जो तिरंगा है वो लहराता हुआ नजर आए। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। केंद्र सरकार अगर इस तरह की पहल करती है तो उसमें हर्ज क्या है? इन मुद्दों पर सियासत क्यों होती है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, अगर हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा तो इस मुद्दे को लेकर के, इसके कुछ पहलुओं को लेकर के सवाल उठाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात होती है। अब विपक्ष की सियासत की अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर आपको वो वक्त भी याद होगा जब सेना के शौर्य को लेकर के सवाल उठाए गए थे, सबूत मांगे गए थे एयर स्ट्राइक को लेकर के, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर के। तो विपक्ष ने तो अपना एजेंडा साफ कर रखा है, आप कुछ भी करिए हम सवाल उठाएंगे, मुद्दा चाहे कुछ भी हो। आप राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, हम सवाल उठाएंगे। आपने इससे पहले खबर पर थे कि किस तरह से वकील को धमकी दी गई है सरतन से जुदा मामले में। असदुद्दीन ओवैसी, आपको याद होगा इससे पहले जब उदयपुर में जो कांड हुआ था, कन्हैयालाल को किस तरह से धर्म के नाम पर मौत के घाट उतार दिया था। धर्म के नाम पर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी धर्म को वो मानने वाले हों, वो धर्म कभी भी इस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता है। अब असदुद्दीन ओवैसी का आज का ट्वीट आप देख लीजिए। एक ट्वीट का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही है और एक खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार की ये दोहरी मानसिकता है।
ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो उदयपुर वाले घटना के बाद बोल रहे थे कि ऐसे लोगों की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, इन लोगों को हम किसी भी तरह का हमारा ये धर्म इस तरह की कोई शिक्षा नहीं देता। अब ये क्या है फिर जो आज वो कहने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए, आप भड़का नहीं रहे लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगा असदुद्दीन ओवैसी भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन बांटने की राजनीति तो कर रहे हैं आप। ये बांटने की राजनीति क्यों है? अब यही बांटने की राजनीति का जिक्र मैंने पिछली खबर से इस खबर को लिंक क्यों किया? क्योंकि वही बांटने की राजनीति करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों को बांटने की कोशिश की जाए। अब उस कोशिश में कितनी सफल हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सफलता दूर नजर आ रही है। तैयारी 2024 की जरूर है, लेकिन विपक्ष खुद में बंटा हुआ है। तो ऐसे में तैयारियां विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन मुद्दे जो उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। बेतुके मुद्दों को लेकर के बयानबाजी की जा रही। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि अब जो तिरंगा बनाया जाएगा वो पॉलिएस्टर से बनाया जाएगा, वो चाइनीज तिरंगा होगा। अब एक बात बताइए, चाइना तिरंगा क्यों बनाएगा? सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या भारत चाइना को तिरंगा बनाने के लिए कहेगा कि आप तिरंगे का निर्माण कीजिए? वहां से कपड़ा आता है, चलिए चाइना से क्या केवल एक पॉलिएस्टर कपड़ा ही आएगा? इसके अलावा कोई और सामान चाइना से नहीं आ रहा है। तो इन बातों को समझना होगा। अब अगर आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अब चाइना को बीच मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, डोकलाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर चाइना आगे तक आ गया है। आप देखिए ना, कितने लोग हैं जो चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल देश में कर रहे हैं, कितनी बड़ी चाइना की बाजार इंडस्ट्री है। अब देखिए, सेना के मुद्दे अलग हैं, व्यापार का क्षेत्र अलग है। इन क्षेत्रों को मर्ज करने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर ऐसा हो कि चीन ने वहां पर अटैक कर लिया हो, उसके बाद अगर हम उसके बावजूद भी इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, तब एक बात बनती है, तब आप इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन अभी जब देश आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, तो सबको एक साथ में आना चाहिए। विपक्ष को भी ये बात समझनी होगी कि किन मुद्दों पर विरोध करना है। अब कहते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति का नजरिया है, जो बीजेपी की राजनीति करने का चर्या है, वो एक शब्द मेरे जहन में नहीं आ रहा है, देश को लेकर के वो कहते रहते हैं कि देश को लेकर के राजनीति करते हैं, सेना के मुद्दों पर जो है वो बीजेपी आगे बढ़ती है। सवाल मेरा ये है कि क्या सेना के मुद्दे पर बीजेपी ने राजनीति क्या की है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के सवाल उठाएंगे, तो उन सवालों का जवाब आपको 13 से वो देंगे, जब देंगे उससे पहले उनको मिल जाएगा, जनता दे देगी। 13 से 15 अगस्त के बीच में आप देखिएगा तस्वीर, वो तस्वीर उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जवाब होगी जो ये सवाल उठा रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए सरकार राजनीति करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये मुद्दा जब देश का हो, तो ये उम्मीद जनता करती है, जनता यही उम्मीद करती है कि सभी पार्टियां एक साथ आए। बहुत महत्वपूर्ण बात सोहन ने कही है कि सवाल उठाए जाते हैं और अनर्गल सवाल, तो उसका जवाब जनता दे देती है। कुछ देर पहले हमने बोला था कि जब ईवीएम पर बटन दबाने का समय होता है, तो समय समय पर जनता दे रही है। और 13 से 15 अगस्त के बीच, जैसा कि हमारे सहयोगी सोहन ने कहा कि घर घर तिरंगा लहराएगा, ये भरोसा है। एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक नागरिक के तौर पर जो एक भावधारा होती है, उस फीलिंग्स को अगर हम समझते हैं तो हम एक समझदार पत्रकार हैं। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करें तो ही हम पत्रकार हैं। और ये भरोसा है, हमारे सहयोगी जिस तरीके से कहा कि 13 से 15 अगस्त की फिजा ही आप देखिएगा जब हर घर पर तिरंगा लहराएगा। क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट होने के बाद जो हमें ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा होगा, हर घर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि झंडा हमारे देश की शान है। उस शान में हम और कसीदे गढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुकुट, हमारे देश का सिरमौर कहा जाने वाला राज्य कश्मीर। हम अंतिम खबर की ओर चलते हैं और इस खबर का बहुत संबंध है, क्योंकि जिस तिरंगा को हर घर पर हम लहराने के लिए कृत संकल्पित हैं, और आजादी के इस अमृत महोत्सव के 75वें पड़ाव को जब हम पार कर रहे होंगे, तो यह देश दिखाएगा कि उसके पास कितना जज्बा है अपने झंडे के प्रति, अपने देश के एक एक इंच के भूमि की रक्षा के प्रति। और शायद यही सब कुछ परिलक्षित होता है जब हमारे जवान कहते हैं हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो ये भरोसा हम सबका है, हमारा और आपका है। जी हां, बात हम कश्मीर की कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी और वो भी सीमा पार से जो कुछ भी
इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को भगा दिया जाए और कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रह जाएं। हालांकि जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, कश्मीरी हैं, इस देश में, इस देश की आजादी के साथ वो हमारे भारत के साथ रहे हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं। हां, समय समय पर उनमें से कुछ लोग जरूर दिग्भ्रमित हुए हैं, उन्हें समझाया जाना चाहिए, उन्हें बतलाया जाना चाहिए और उनकी कमियों और उनकी अच्छाइयों के साथ जो उनकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। शायद 370 और 35A के हटने के बाद ये सब कुछ प्रयास किया जा रहा है और उन्हीं प्रयासों के तहत जब समय समय पर पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को भगाने की कोशिश की जाती है और कुछ आतंकी गतिविधियां और आतंकी कृत्य होते हैं, उसके बाद कुछ हिंदू फिर पलायन करने की स्थिति में आए, जैसा कि अभी कुछ ही महीने पहले यह घटना हुई थी और अभी भी थ्रेट परसेप्शंस हैं। इन्हीं को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने बाकायदा एक रिमोट जोन जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो उसको डेवलप कर रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के रिहायशी इलाके डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान में रखा जा रहा है और ऐसा ही अब पूरे कश्मीर में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ है, एक बार फिर कश्मीरी हिंदू जो डर के मारे और थ्रेट के कारण वहां से भाग करके आए हैं, वो एक बार फिर वहां पर बसें और ये प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। और हम चाहेंगे कि जो भी बातें और जो भी विजुअल्स हों इसको स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम ये भरोसा दिलाते हैं जो कश्मीरी भाई हमें सुन रहे हों, चाहे वो कश्मीर में रह रहे हों या कश्मीर के बाहर, क्योंकि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके एक ऐसे व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि जो कश्मीरी हिंदू जो डर के मारे कश्मीर को छोड़ना चाहते हैं वो अब पुनर्विचार करें, क्योंकि हर एक जिले के एक रिमोट एरिया में कुछ ऐसे कॉलोनीज का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो पूरी तरह से सुरक्षित होंगी और उनके बच्चों और उनके परिवार की पूरी सुरक्षा के साथ वहां पर वो अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजर बसर कर सकेंगे। और धीरे धीरे जब कश्मीर पूरी तरीके से आजादी के इस अमृत महोत्सव काल में एक नए परसेप्शंस के साथ, एक नए सपने के साथ आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जब इस देश से और कश्मीर से सीमा पार से आए इंस्ट्रक्शंस के बाद आतंकियों के मंसूबे पस्त होंगे और भटक गए लोग जब रास्ते पर आकर के देश की भावधारा के साथ, मुख्यधारा के साथ जुड़ेंगे, तो फिर ऐसे रिमोट कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बहुत बड़ी जरूरत है और वहां के माइनॉरिटीज हिंदुओं में ये अभी डर और भय का एक माहौल है, उसको हटाने और खत्म करने के लिए फिर से हिंदुओं को उनके कश्मीर वैली में बसाने के लिए एक बड़े योजना के तहत और पूरे रणनीति के साथ तेजी से कार्रवाई चल रही है और कुछ कॉलोनीज को डेवलप किया गया है और आने वाले कुछ वर्षों में कई ऐसे कॉलोनीज बनाए जाएंगे। अभी तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के जो मजदूर वर्ग से लोग हैं उन्हीं के लिए ये मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और बड़ी कॉलोनीज को डेवलप किया जाएगा और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की स्थिति फिर वापस पुराने समय के तरह हो जाएगी, ये पूरा भरोसा है। देखते हैं ये समय कब आता है, क्योंकि कश्मीर से वैली से बाहर गए वो हिंदू परिवार के लोग जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जब तक वो अपने देश, अपने वतन, अपने देश के अपने उस मातृभूमि पे नहीं लौटते, तब तक हमारा ये कहना अधूरा ही रहेगा जब तक वो वहाँ पर पहुँच नहीं जाते। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ, इस भरोसे के साथ कि इस देश में रूल ऑफ लॉ और हर एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का नेता ये मानेगा, ये समझेगा कि रूल ऑफ लॉ के आगे कोई है नहीं, और अगर कहीं कोई शक और शुबह होता है तो जब कानूनी एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही होती हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध, क्योंकि इस अनर्गल प्रलाप और विरोध से हमारी प्रासंगिकता और सबसे बड़ी हमारी लोकप्रियता और सबसे बड़ी हमारे ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाता है। ये भरोसा और विश्वास जनता का, जनतंत्र के इन सभी पक्षों से न टूटे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत 75वें पड़ाव को जब ये पार करेगा तो सपना यही होगा कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो
और भारत विश्व गुरु की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए। एवी स्टार न्यूज में न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि हाँ, खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।